नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए जो सैम्पल पेपर आते हैं, यानी आपकी तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनको मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। और क्वेश्चंस क्या क्या हैं उनको भी एक बार सॉल्व करके देखिए। ये मत पूछिए कि ये किस बोर्ड का है, ये देखिए कि इससे आपको कितना हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, प्रश्नों को हल करने के लिए। क्योंकि जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि ये उस बोर्ड का है, उस बोर्ड का है, वो बच्चे पूरी तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। बस क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसलिए मैं आपके लिए ये सैम्पल पेपर आप लेके आया हूँ। इसको आप देखिए अच्छे से और पढ़िए एक बार, और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न क्या है, ज़रा देखें यहाँ पे। सर्वाधिक क्वथनांक वाला द्रव है ए, ब्यूटेनॉल। जब भी प्रश्न पढ़ते हैं तो याद रखें कि उसे समझना होगा। ये नहीं कि प्रश्न पढ़े उसका आंसर ABCD है, ये नहीं। क्या बोला? सर्वाधिक क्वथनांक वाला द्रव, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका है, ये आपको पता लगाना है। बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक है। अब यहां पर A में क्या लिखा है? ब्यूटेनॉल। तो A का मतलब क्या है, आप उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। A क्या चीज़ है? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेनॉल है। B क्या है? क्या लिखा है? ब्यूटेन 2ऑल, यानी 2 ब्यूटेनॉल, यानी दूसरे नंबर पर CH3 CH, ये OH हो गया, CH2 CH3। अब तीसरा नंबर है हमारा, इसको देखिए, डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5। और चौथा लिखा हुआ D लिखा हुआ इसमें ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इनमें किसका क्वथनांक कम है, किसका क्वथनांक ज़्यादा, यह पता लगाने के लिए एक ज़रूरी बात पे ध्यान दें। पहली बात, क्वथनांक अधिक तब होगा जब उनके अणुएं आपस में जुड़ेंगी। अणुओं को आपस में जोड़ने के लिए ज़रूरी होता है या तो वैन डर वाल्स बल या फिर हाइड्रोजन बल। तो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता इन दोनों में है, तो इनका क्वथनांक अधिक होगा, जबकि इन दोनों का कम होगा। ईथर का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो अब सबसे कम होगा D वाले का, उससे ज़्यादा होगा C वाले का। अब इन दोनों में ये दोनों का ज़्यादा है, लेकिन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा? जो लंबी श्रृंखला वाली होगी उसकी ज़्यादा होगी, और जो छोटी श्रृंखला वाली होगी उसकी कम होगी। तो यहाँ पर आपको पता चला कि B इसका कम, इसका ज़्यादा। तो यहाँ पर हो गया B और इसके बाद A। तो इसका सही आंसर हुआ हमारा A ऑप्शन हमारा राइट होता है, ये ध्यान रखेंगे। 1 ब्यूटेनॉल। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न देखें, प्रश्न क्या कहता है। 36 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। अब सवाल यह है कि ऐसे प्रश्न न्यूमेरिकल है। जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो बच्चों ने कहा था कि भाई सर न्यूमेरिकल पढ़ा दीजिएगा। जब किसी भी न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे मोललता का कॉन्सेप्ट, यहाँ मोललता का क्वेश्चन है, तो मोललता का कॉन्सेप्ट क्या है, मोललता का फॉर्मूला क्या है वो देख लें। मोललता का फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है, स्मॉल m इज इक्वल टू WB इन 2000 बाई MB इंटू WA। W यहां पर M मोललता है, मोलालिटी। तो हमें मोललिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या जरूरत है? WB विलेय का द्रव्यमान। 36 ग्राम ग्लूकोज 36 ग्राम है, को WA विलायक का, विलायक है जल, 250 ग्राम। MB ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है, B क्या है? ग्लूकोज C6H12O6। अणुभार MB 180, कैलकुलेट कर लीजिएगा, U या AMU भी लिख सकते हो। तो ये हुआ। अब इन मानों को रख सकते हो आप, क्या? स्मॉल m इज इक्वल टू WB कितना है? 36 ग्राम इंटू 1000
बाई 180 इंटू कितना है 250। अब क्या करें? आप एक काम कर सकते हो, कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। 0 0 में हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। क्या होगा? यहां पर 18 1 18, 18 दूनी 36। ठीक, 1 0 और निकाल देता हूं। चलिए ये लीजिए। अब इतना तो कर सकता हूं कि इसको, ये 20 हुआ, 20/25, 5 से भाग दे दे, 4 बार 5 बार, 4/5, यानी कि कितना हुआ 0.8 0.8 मोल पर केजी, या 0.8 स्मॉल m, 2 इकाइयों के साथ देखा जाता है। तो यहां पर आंसर क्या मिला हमें? देखें, हमें आंसर मिला ये। आपको कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस बात से संबंधित है वो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन रीड करने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, उसे समझना होगा कि वो विलियन कैसे बना, किनको किनको मिलाने से बना। इस तरह से ये बन जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? देखें, प्रश्न कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन के Cu इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन प्रक्रिया में A एनोड पर तांबा घुलता है तथा कैथोड पर जमता है, B कैथोड पर तांबा घुलता है, C एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है और D लिखा हुआ है कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है। क्या सही है? जब इस बात का पता लगाना चाहते हैं तो आपको विद्युत अपघटन की क्रिया आनी चाहिए। विद्युत अपघटन क्या है इसे आपको समझना चाहिए। विद्युत अपघटन, मैं यहां पर आपको डायरेक्ट जवाब दे सकता था। डायरेक्ट जवाब में वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चा ये सोचता है कि यार मेरे सैंपल पेपर ये है, मैं इसको याद कर लूँ, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। लेकिन जो बच्चा ये सीखना चाहता है कि क्वेश्चन कैसे भी आए उनको हल कर लूँ, तो हर प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, उस प्रश्न का उत्तर देखिए। एक भी प्रश्न आप अपने दिमाग से बना लेते हैं तो फिर कई प्रश्नों को आप अपने दिमाग से बना सकेंगे। तो आपको ये ताकत पैदा करना है कि अपनी तरफ से बना सकें, उनका कॉन्सेप्ट आपको पता हो, उनका नॉलेज पता हो। अब बोलेंगे सर एग्जाम तो अभी होने वाला है, हम कॉन्सेप्ट पता लगाने जाएंगे तो कैसे तैयारी करेंगे? ये साल भर का प्रोसेस है जो आपने किया है, और उन्हीं साल भर के प्रोसेस के बाद जो आपने नॉलेज गेन किया है उसी को भी एग्जाम के टाइम सोचना होगा। ये नहीं कि पेपर देखते ही आप डर के मारे बेहोश हो जाएं, या यार आज इस साल का पेपर तो खराब हो गया, मैं एक बार और एग्जाम दिलाऊंगा, एक साल और 12वीं पढ़ूंगा। ये मत सोचना। बस सोचना यह है कि मैं इस साल के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर होकर जा रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है उसे मैं बेहतर तरह से कर सकूँ, ये सोच के जाना है और वही करना है। चलिए साहब, विद्युत अपघटन जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखें, इन्होंने लिखा है कॉपर सल्फेट का विलयन है। मैं यहां पर इस चीज़ को चित्रों की सहायता समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक विलयन, एक पात्र है जिसमें, एक बर्तन है जिसमें CuSO4 का विलयन भरा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। जब इनका जल अपघटन होगा, जल में मिलाएंगे इनको, तो ये टूट जाएगा Cu2+ और SO4 2- में। ये है विलयन। इसमें 2 धातु का इलेक्ट्रोड डुबा दिया गया और दोनों इलेक्ट्रोड बोल रहा है कॉपर का है, यानी कि ये Cu इलेक्ट्रोड ये भी है और Cu इलेक्ट्रोड ये भी है, यानी दोनों के दोनों कॉपर है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित कर रहे हैं? DC करंट प्रवाहित की जाती है। तो ये लीजिए, ये प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रोड, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सेल से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो आपको पता है सेल के माइनस पार्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और प्लस पार्ट की ओर इलेक्ट्रॉन अंदर आता है। ठीक, अब देखो,
जो प्लस वाला है तो ये वाला इलेक्ट्रोड प्लस है और ये वाला इलेक्ट्रोड माइनस है। प्लस वाले को एनोड कहा जाएगा, यानी कि कॉपर एक जगह पर कॉपर एनोड है और एक तरफ कॉपर कैथोड है। ये एनोड है और दूसरे साइड में ये जो कॉपर है वो कैथोड है। ये लीजिए, तो एक हुआ एनोड और एक हुआ कैथोड। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, इस जगह पर दो तरह की चीजें हैं, एक Cu और एक तरफ SO4। तो Cu 2+ आयन है और SO4 2- आयन है। ये Cu 2+ आयन जो है वो निगेटिव की तरफ जाएगा और SO4- आयन इसके तरफ आएगा। तो इस जगह पर एनोड पर क्या क्रिया होगी जरा देखें। पहली बात देखें, अब क्या बोलते हैं, आयनन की घटना क्या हुआ, ये जब कॉपर सल्फेट को पानी में घोला गया, इस घटना को कहते हैं आयनन या आयोनाइजेशन। आयनन, आयोनाइजेशन नहीं लिखूंगा, चलिए ठीक है, आयनन समझ गए, मैं बोल रहा हूं। तो CuSO4 टूटता है Cu 2+ आयन में और SO4 2- आयन में। अब दूसरा है एनोड पर होने वाली क्रिया। एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पर क्रिया, एनोड पर क्रिया क्या होगा, एनोड है पॉजिटिव तो इसकी तरफ ये SO4 2- आता है। तो SO4 2- आयन इसकी तरफ आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। SO4 मुक्त मूलक का निर्माण होता है और ये कहां पर ये क्रिया कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन दान करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन दान करना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया भी हुई। देखो एक ही बात नहीं पढ़ा रहा हूं, 2-3 बातें पढ़ा रहा हूं। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है SO4, इस पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा और इसके कॉपर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इलेक्ट्रोड की कॉपर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, SO4 बन जाएगा CuSO4। जैसे CuSO4 बनता है फिर जाके विलयन में मिलने लगेगा। तो इस जगह पर CuSO4 बनने लग जाता है। यस, और बात ये हुआ, ये बना, और ऐसा क्या हुआ, कॉपर से झड़ करके कॉपर कम होने लगेगा। इस तरह से ये कॉपर धीरे 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 कम होने लगेगा, घटने लगेगा, ये इस तरह से पतला दुबला होने लगेगा। एनोड पर तांबा घुलता है, यहां पर लिखा है एनोड पर तांबा घुलता है। एनोड के बारे में कहीं एक, एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती, बिल्कुल निकल नहीं रही ऑक्सीजन गैस, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर एनोड पर घुल रहा है। तो ये वाला एनोड पर ऑक्सीजन घुलता है, ये वाला हमारी बातें गलत है, ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। दूसरी बात, कैथोड पर तांबा घुलता है, ये तो गलत हो गया, एनोड पर घुलता है। अब एक बात हमारे पास यहां तक तो राइट हो चुका है। कैथोड पर जमता है, क्या वहां पर ऐसा हो रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर क्रिया, कैथोड की तरफ ये जो Cu 2+ है, कैथोड ये है, इसके तरफ ये चूंकि नेगेटिव है इसलिए Cu+ पॉजिटिव आयन इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो Cu+ आयन 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cu धातु बना लेगा। तो इस जगह पर क्या हुआ, अपचयन हुआ और साथ में इसके ऊपर कॉपर का परत जमने लगता है, देख रहे हैं। तो यहां पर कैथोड पर Cu जमता है। यस, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ए। तो कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रहा है। तो देख लें, हमने 3 बातों को झुटला भी दिए हैं और एक बात हमारे पास सही भी हो गया है। इस तरह से विद्युत अपघटन की क्रियाओं को करने आपको आना होगा, सीखना होगा। हमने कई वीडियोस दिए हैं जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया क्या है वो आपको समझाया गया है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए। विशिष्ट चालकता की इकाई है, यह प्रश्न पे ध्यान दें, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। अब यह विशिष्ट चालकता आया कहां से, इसके बारे में बात करते हैं। विशिष्ट चालकता को हम दर्शाते हैं कप्पा से, और यह होता है व्युत्क्रम रो का, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का। अब यह कहां से आया, तो पहली बात तो यह है समीकरण 1, समीकरण 2। आपने पढ़ा है प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम कहता है
इसकी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस समानुपाती उस रेजिस्टेंस की लंबाई बटा उसके आयतन का या क्षेत्रफल का, आयतन नहीं क्षेत्रफल का। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, अर्थात हमारे पास हो जाता है रो इज इक्वल टू R A बाई L। हम इसको लिख दें R, ठीक से लिख देता हूं, R इंटू L बटा L, L कट गया तो ये हो गया R इंटू L, और R की इकाई होती है, तो इकाई यूनिट क्या होगा, रो का यूनिट होगा, R का ओम होगा और L का सेंटीमीटर होगा। तब यहाँ पर व्युत्क्रम के बेस पर हमारे पास हो जाएगा कप्पा इज इक्वल्स टू, बोलो 1 बाई रो सेंटीमीटर, यानी कि इसकी इकाई हो गई पर ओम पर सेंटीमीटर। तो इसकी इकाई हो गई पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा हुआ आपका, ये बी ऑप्शन राइट हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है, एथिल एसीटेट का अम्ल द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन अभिक्रिया की कोटि होती है। शून्य कोटि, एक बी है 1, सी है 2 और डी है 3। इथाइल एसीटेट जल अपघटन, इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे और देखें ये है, और इसमें हम देखें इथाइल एसीटेट अम्ल की उपस्थिति में ये जल अपघटन करेगा। इसकी मात्रा अधिक मात्रा में लेना पड़ता है और ये टूट जाएगा दो भागों में, क्या, CH3COOH और C2H5OH, इसमें टूट जाता है, जल अपघटन कहलाता है। आप याद रखो इसकी कोटि अभिक्रिया की दर के इज इक्वल टू CH3COO C2H5 और H2O, जिसकी मात्रा, इसका तो घातांक 1 हो गया लेकिन इसकी घातांक 0 है, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वैल्यू आता है, कोटि को n से दर्शाते हैं तो n+0 इज इक्वल टू 1, तो इसकी कोटि होगी 1। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये याद भी होगा, क्योंकि इसको छद्म कोटि या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आगे चलें। जब एल्काइल हैलाइड पर हैलोजन जब एल्काइल हैलाइड पर एल्कोहलिक KOH की क्रिया कराई जाती है तो उस पर होने वाली अभिक्रिया का नाम क्या होगा? ए बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन, बी योगशील अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन, सी विस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डी लिखा है विलोपन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका जवाब क्या होगा? सोचना है आपको। जब भी सोचते हैं उस टाइम तक वीडियो पॉज कर लिया करें बीच में। इससे क्या होगा, जब आप जैसे ओपन करोगे, प्ले करोगे, उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा डिटेल में। चलो, इसका आंसर क्या होगा? एल्काइल हैलाइड कहलाता है RX। RX की क्रिया KOH से कराते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके करा रहा हूं, C2H5Cl की क्रिया KOH, और ये कैसा है? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक होने पर अलग उदाहरण बनेगा और जली होने पर अलग तरह का रिएक्शन होगा, इस बारे में ध्यान रखें। एल्कोहलिक तब क्या होगा, यहीं पे ध्यान रखना, ये K और ये Cl निकल जाएगा KCl बन करके। क्यों? पॉजिटिव और निगेटिव निकल गया। लेकिन दूसरी बात है, एल्कोहलिक होने पर ये OH बहुत ही रिएक्टिव होता है, क्रियाशील OH प्राप्त होता है। और जो क्रियाशील OH है वो क्या करेगा? OH सीधा सीधा इसमें से एक H का डिमांड करेगा, इसमें से एक H निकल जाएगा और पानी बन जाएगा। यानी कि जब एल्कोहलिक होता है KOH तो ये पानी बनाता है। बच गया C2H4। C2H4 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपने देखा एक H निकला, एक Cl निकला। विलोपन,
एक ही अणु दो पार्ट में निकल गया, मतलब यहां पर हुआ क्या, एल्कीन का निर्माण हो गया, विलोपन अभिक्रिया है। H निकला, Cl निकला, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ, ये एडिशन का यानी कि योगात्मक अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया प्राप्त हुआ। तो ये अभिक्रिया का आंसर होगा विलोपन अभिक्रिया। यहीं पर आपको याद रखना है एक बात और, वो मैं बताता हूं, याद रखो C2H5Cl की क्रिया KOH के साथ ही करा रहे हैं, परंतु ये एक्वस है यानी कि जली है, जल है, जल में घुला हुआ है। तो K तो निकल गया Cl के साथ, तो KCl निकल गया, प्लस जो ये OH बचा है Cl की जगह पे आके जुड़ जाएगा, तो C2H5OH एल्कोहल बनता है। ये अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया है, मतलब एल्कोहलिक हुआ तो विलोपन हुआ, जबकि यहां पर यह अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशनल है, विस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Cl को हटा करके OH जुड़ गया है, Cl OH ने को जुड़ना था, Cl को हटा दिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। आयरन Fe2+ ऑक्सीकरण अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, यानी Fe2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ये चेक करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन तो दिख ही रहा है, 2, 3, 4, 5। जो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिल रहे हैं वही प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, जो सब्जेक्टिव में प्रश्न मिल रहा है वही ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ये मत सोचना कि प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, यार हमारा तो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। सब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हम नहीं बना सकते यार, MCQ नहीं बन सकता। इस तरह की सोच कभी मत पैदा करिए, सोच को आप खुला रखिए। अगर आप सीखते हो तो कहीं पर उस प्रश्न को पढ़ लो, उसका आंसर बनाना सीख जाओ, तो कहीं पर भी उसका आंसर दे सकते हो, लिख सकते हो। बस सीखना ज़रूरी है। तो चलें, मैं यहां पर बताऊंगा। देखिए, तो आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये होगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, Fe का। लेकिन हमें इसका नहीं पूछा है, इसने पूछा है Fe2+ का। Fe2+ में क्या करेंगे, इसका सबसे बाहरी कोश होगा। बाहरी कोश कौन सा होगा, ये पहला ऊर्जा स्तर है बेटा, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, तीसरा ऊर्जा स्तर इतना है, ये तीसरा है, और ये लास्ट ऊर्जा स्तर है। कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा परमाणु के बाहर से निकलना शुरू होगा। तो परमाणु के बाहर कौन रहेगा, परमाणु के आखिरी कोश कौन सा है, 4s। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकलेगा। तो क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आप चाहे 4s0 को पहले लिखो या बाद में लिखो, आपकी मर्जी। 3d6। अब d6, d में कितने कक्षक होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 4। अयुग्मित यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। आंसर आया C। मुझे लगता है जिन बच्चों ने साल भर मेरे साथ पढ़ा है उनका तो आंसर बन ही रहा होगा, और अगर पढ़े हो, कभी पढ़े हो, कभी छोड़े हो, कभी पढ़े हो, कभी छोड़े हो, तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि आपने सीखा है कि नहीं सीखा है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ा हो तो ज़रूर आप आंसर दे सकते हो। चलिए साहब, आगे बात करता हूं मैं। ये एक प्रश्न है, CONH3 में CO का समन्वय संख्या कितना है। समन्वय संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंडों द्वारा मिलने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड यानी जिसको बाइडेंटेड भी कहते हैं, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इस तरह से। डेंटेड मतलब दंतुर, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुष्दंतुर, पंचदंतुर,
षष्ठदंतुर। यानी एक लिगेंड एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। एक लिगेंड एक बार में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो उसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो किसी कंपाउंड में, यौगिक में आप देखो यहां पर अमोनिया है, 6 बार अमोनिया है। अमोनिया की क्या विशेषता है, अमोनिया पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है इस तरह से। तो ये एक मोनोडेंटेट है, यानी एक दंतुर लिगेंड है। एक दंतुर लिगेंड है, ये एक ही बार में एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है और ये 6 बार दान करेगा। तो CO को कितने बार दान करेगा, एक बार में एक, तो 6 बार लगा तो 6 बार दान करेगा। यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई CO की 6। तो इसका आंसर हुआ 6 यानी कि D। कभी भी पढ़ो ऐसे ही पढ़ो, सॉल्व करो तब हो पाएगा अच्छे से। आगे चलते हैं। जब क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। ए बेंजीन, बी डाइफेनिल, सी ईथेन, डी फिनॉल। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है ये Cl, C6H5Cl, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या C6H5Cl की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। सोडियम धातु को दिख गया क्लोरीन। जब याद रखना, प्रथम वर्ग के तत्वों को 7वें वर्ग के तत्व मिल जाए तो उनके बल्ले बल्ले हो जाते हैं, आपस में रिएक्शन हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, ये सोडियम धातु इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, ये लीजिए, ये इनको लेकर निकल गया, बन गया NaCl। जितनी सोडियम उतना क्लोरीन, तो ये तो निकल गया। अब ये बच गया C6H5, इसकी भी एक वैलेंसी बच जाती है। तो देखिए क्या होगा, ये लीजिए C6H5, लेकिन यहां पर से जो क्लोरीन था वो निकल गया तो एक संयोजकता बच गया। ऐसे 2 अणुएं आपस में जुड़ जाएगा आपस में, ताकि दोनों एक दूसरे की वैलेंसी को पूरा कर सकें। तो ये 2 बार क्रिया हुआ, 2 बार हुआ, 2 बार हुआ। ये अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, वुड्स अभिक्रिया, उसी के जैसा वुड्स फिटिक अभिक्रिया, और ये कहलाएगा फिटिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, फिटिक अभिक्रिया। ये फिटिक रिएक्शन नेम रिएक्शन जो पढ़े हो ना, अभी बहुत सारा नेम रिएक्शन वाली क्लास लिया था मैंने, अच्छे से पढ़ लो, वो सारे रिएक्शन वाले पार्ट में काम आएगा। नेम रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये कहलाता है डाइफेनिल। ये क्या कहलाएगा, 2 फेनिल ग्रुप जुड़ा है, डाइफेनिल। आंसर हो गया बी। आप इस वीडियो को देखते समय कॉपी लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो, लिख रहे होगे, तो बिल्कुल 100% श्योर है कि सीख भी रहे होगे, याद भी हो रहा होगा। लेकिन आप सिर्फ एंजॉय कर रहे होगे वीडियो, तो मैं तो कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेहनत करना पड़ता है और आदमी मेहनत से भागता है। जो मेहनत कर लिया वही सक्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रियोन 1,2 का सूत्र है। फ्रियोन को CFC कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। यहां पर फ्रियोन में 1 और 2 लगा हुआ है। 1 जो है कार्बन की संख्या दर्शाता है और 2 जो है फ्लोरीन की संख्या दर्शाता है। यानी एक कार्बन 2 फ्लोरीन होगा। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, एक कार्बन 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन कहीं पर भी होगा और बाकी बच गया उस जगह पे क्लोरीन होता है, इसे कहा जाता है। तब इसको क्या कहेंगे, Cl2F2। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, Cl2F2, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है, यहां पर लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन 1,2। अगर फ्रियोन 1,1 लिखा होता तब यहां पर फ्लोरीन 1 होता। बहुत सारे प्रश्न इस तरह के रहेंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 5 प्रश्न रहेंगे, 1-1 मार्क्स के।
5 क्वेश्चन यानी टोटल 5 नंबर मिलेंगे। एक शब्द में उत्तर दो, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, कुछ प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न, अति दीर्घोत्तरी प्रश्न भी आपके पास मिलेंगे। उनके बारे में जब आपकी डिमांड आएंगे, जब आप मांग करोगे कि सर इन प्रश्नों को भी हल करा दीजिए, तो बिल्कुल मैं हल कराऊंगा। चलो साहब आगे बात करते हैं। प्रश्न हमारे पास ये है, 2-क्लोरो-2-मिथाइल पेंटेन की संरचना लिखिए। जब भी IUPAC से संरचना बनाना हो तो आप साइड चेन पे काम ना करें, मेन चेन को पहले बना लीजिए। तो आंसर करते समय ध्यान रखेंगे, मेन चेन क्या है, पेंटेन 1 2 3 4 5, ये हुआ मेन चेन। पेंटेन, पेंट एन ANE यानी सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे। अब इसकी 2 संयोजकता, 2 बचता है सबका, इसका 3 बचा, ठीक है, ये बन गया। अब बोला गया है 2-क्लोरो-3-मिथाइल, नंबरिंग कर लो। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 2-क्लोरो, 2 पर ये Cl, 3-मिथाइल, 3 पर मिथाइल, ये CH3 पेंटन, ये हो गया। अब बात है H, जहां जहां बच गया वहां पर H लगा दीजिए इस तरह से। बहुत आसान है, अगर आप ये करना सीखना चाहते हो तो IUPAC नामकरण अच्छे से सीखिए। तो ये हो गया CH3, CH, Cl, CH, CH3, ऊपर नीचे या नीचे लिखो तुम्हारी मर्जी, CH2, CH3। ये चाहे ऐसा लिखो या दोनों लिखो, तुम्हारी मर्जी। तो इसमें 1 नंबर आपको मिलने वाला है, 1 मार्क्स मिलने वाला है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है? आंसर, प्रोपेनॉल CH3, CH2, CH2OH, ब्यूटेन CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। प्रोपेनॉल में OH समूह है, प्रोपेनॉल में OH समूह है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि आपस में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित करती है। आप हेडिंग लगा लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये बाकी पढ़ेंगे नहीं लोग, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इतने में हाइड्रोजन में स्थापित करती है, अतः करती है, परंतु ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित करने की क्षमता नहीं होती है। अतः प्रोपेनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। ऐसे जवाब देते जाइए। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए। कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इसका क्रम में लिखिएगा। आंसर भी है और इसके कारण भी बताओ करके प्रश्न आ सकता है। फिलहाल आपका आंसर है एसीटोन,
से अधिक क्रियाशील एसिटल्डिहाइड और उससे अधिक क्रियाशील है फॉर्मेल्डिहाइड। एसीटोन फॉर्मूला है CH3COCH3, एसिटल्डिहाइड CH3COCHO लिख दूं, और फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO। अगर इतने में आंसर हो गया आपका, लेकिन अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, इसकी सही जानकारी की तरफ जाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। यहां से विस्तार से डिटेल में बता रहा हूं आपको। विस्तार से बता रहा हूं। कार्बोनिल समूह दोनों में है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो जाए, मेसोमेरिक इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो ये C+O- हो जाएगा ध्रुवण होने से। तो CO का ध्रुवण होने से ये हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में होता है, NU- की उपस्थिति में, तब क्या हुआ, इस रूप में आ जाएगा। कार्बन पर प्लस चार्ज है और कार्बन की प्लस चार्ज को, अच्छा दूसरी बात, CH3 जो होता है वो प्लस I समूह है। जितनी अधिक बार ये CH3 रहेगा, इसके धन आवेश को कम करेगा। प्लस I मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह भी कहते हैं इसको। मतलब CH3 एक अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर करने वाला समूह है। अब देखिए क्या हुआ, HC=OH इसमें नहीं है, इसमें ये वाला समूह नहीं है। जबकि एसिटल्डिहाइड में देखो क्या है, CHO है, CH3 है। एक ये समूह है जो इसके प्लस चार्ज को घटा देगा। इसमें जितना प्लस चार्ज रहेगा, इसमें प्लस चार्ज ये कम कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रही है। और एसीटोन में क्या होगा, CH3 में ये और भी इसके प्लस चार्ज को कम कर देगा। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कार्बन पर धनावेश में कमी आ जाती है और इससे उसकी क्रियाशीलता में कमी आती है। न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ नहीं पाता है। तो बेटा इसी तरह से सैंपल पेपर को पढ़ें और गहराई से पढ़ें, गहराई समझें। ये शॉर्टकट या शॉर्टकट ट्रिक या स्मार्ट स्टडी, इस तरह की चीज़ों से बचें और जो बहकाने वाले लोग हैं उनसे बचें। लाइव क्लास में समय बर्बाद करने या मस्ती करने ना जाएं, सिर्फ पढ़ाई करने जाएं। और याद रखना, मैं लाइव क्लास में इसलिए क्लास नहीं देना चाह रहा हूं अभी फ़िलहाल। बीच बीच में आपके पास लाइव में आता हूं और उनसे जो भी बात करना, जो भी प्रॉब्लम रहता है उस टाइम आप बोल दिया करो। आज भी मैंने मॉर्निंग 12 बजे लाइव लिया था। आप अपना जो भी डाउट है, जैसे बोलते हैं ना लाइव क्लास में हम इसलिए आते हैं सर क्योंकि जो भी डाउट रहेगा हम आपसे पूछ सकते हैं। आप जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम अगर आपने वहाँ पर उनसे प्रश्न करोगे तो अपनी पढ़ाई, अपना फ्लो बंद नहीं कर सकता। वो फ्लो खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। या यूं कहेंगे उसके जो टॉपिक अलग रहता है, क्वेश्चन अलग पूछते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे ये पढ़ाते समय अगर प्रॉब्लम आ गई, पूछो, मैं दोबारा एक वीडियो बना करके आपके सामने ला दूंगा। या जिस दिन मैं लाइव करता हूं उस दिन पूछ सकते हो, लेकिन लाइव में नहीं होता ही जवाब जब आपको कोई क्वेश्चन पढ़ा जाता। तो एक जवाब, एक अच्छा तरीका ये है कि कमेंट बॉक्स में जा करके, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जा करके अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, अपना प्रॉब्लम डाल दीजिए और उससे फिर हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड क्लास में वो वीडियो ज़रूर दे देंगे। तो अगला वीडियो आपकी जो डाउट होगा उनसे रिलेट हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों के साथ चलेंगे तो क्लास वीडियोस भी बहुत लंबी हो जाएगी। जितना पढ़ाया उतने पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आप 4 कदम और आगे बढ़ जाएंगे अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने में। तो बस आज इतना ही। अगर आप चाहें कि इसके और भी प्रश्नों को हल करें तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।
लाइक करिए हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, दोस्तों को बताइए, और हमारे पेड कोर्स भी अवेलेबल है, उनमें बच्चों को भेजिए। हम तो यूट्यूब पे फ्री में ही देंगे, लेकिन अगर आप गहराई में, बहुत गहराई में पढ़ना चाहते हो, एक फ्लो में पढ़ना चाहते हो, हर एक वीडियोज़ आपके पास आए, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारा नंबर वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, अगर आप नहीं देख पाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो मैं बता रहा हूँ, 9644562030 पर या 9827497052 पर हमें कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा भी हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, हमारा इंस्टाग्राम है विक्रम हैप केमिस्ट्री, और ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़िए और देखेंगे आप में इम्प्रूवमेंट बहुत आएगा। घबराहट ख़त्म कर दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं, एग्ज़ाम आते रहते हैं, हर पल परीक्षा है, हर कदम परीक्षा है। सफलता और असफलता हमारी की गई मेहनत का नतीजा है। ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।